बच्चों, तब पढ़ाई हो रहा है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्या लेक्चर है और समझते हैं पूरे इस लाइट चैप्टर को। तो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे वहां से आगे बढ़ेंगे, है ना। ये सब सारा हम लोग पढ़ा दिया था। स्पेक्ट्रल मिरर के बारे में बता दिया था, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के टर्म बता दिए थे आज। और कनकेव मिरर भी बता देते थे, इसके यूजेस बता दिए थे, भी बता दिए थे। उसके बाद कन्वेक्स मिरर का यूजेस वगैरह सब बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के टर्म के डिफिनेशन। पहला है कि एपरेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर है। ये स्फेरिकल मिरर का एपरेचर क्या होता है इसको समझेंगे। तो ये एक मेरा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि जितना लेंथ का वो मिरर होगा, वही मिरर को हम लोग कनकेव कंटिव मिरर कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक कंटिव मिरर को कंटिव मिरर का कर्वेचर करते हैं। और ये ए से ए डैश को हम क्या बोलते हैं, कंकेव मिरर का कर्वेचर बोलेंगे। तो कंकेव मिरर के अपर्चर्स को या कन्वेक्स मिरर के अपर्चर्स का डिफिनेशन होगा द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसके बाद पोल को डिफाइन करेंगे हम लोग। तो पोल जो आपका इसका बीच का सेंटर है, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा दोनों मिरर से, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल बोला जाएगा। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इट मींस जो एक सर्कल है, यानी कि आपका जो आपका मिरर है, ये कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर का जो पॉइंट होगा, होलो स्फीयर का जो पॉइंट सेंटर होगा, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास, स्ट्रेट लाइन पास होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग जानेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ स्फीयर The radius of the sphere of which the mirror is a part C, मतलब C से P तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन को ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल दोनों मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए है, ये कन्वेक्स मिरर के लिए। द ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ a spherical mirror to the center of curvature। प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पे देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर जाकर मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट बोला जाता है। इन एंड कनकेव मिरर ray of light parallel to the principal axis after reflecting meet at a point on the principal axis is called principal focus। मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। कनकेव मिरर द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। जहां पर अपीयर होगा यानी पीछे जाता हुआ मिलता हुआ दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का फोकस माइनस होता है और कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना है। फोकल लेंथ क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पोल पी ऑफ द मिरर इट इज डिनोटेड बाय एफ। इसको एफ से डिनोट किया जाता है। और एफ से पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो एफ इक्वल टू होता है आर बाई 2। अगर मान लीजिए किसी सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 30/2। इट मींस एफ इक्वल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछता है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2f और एफ इक्वल टू हो जाएगा आर बाई। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कुछ टर्म है उसको हम लोग समझ लेते हैं। रे यूज फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो समझिएगा, पहला ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मिरर पासेस और अपीयर टू passes after reflection through the focus on principal axis। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यहाँ से ये
आपका रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। उसी तरह से ये कनकेव करना, कन्वेक्स में भी सेम, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो रिफ्लेक्ट होके अंदर अपीयर होगा, कहाँ पर? फोकस पर होगा। पहला ट्रिक समझ में आ गया। दूसरा रे डायग्राम है, रे ऑफ लाइटिंग falling toward pole of a spherical mirror in reflected as per law of reflection, that is angle of incident equal to angle of reflection. अगर कोई रे आपका पोल से ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्ट होके अगेन पोल से ही पास होगा, तो उसको हम लोग रे टू टर्मिनल यानी कि पोल से आएगा तो पोल से ही पास हो जाएगा, नहीं कि वहां से पोल से रिफ्लेक्ट होगा। ये हो गया एंगल ऑफ आई और ये हो जाएगा एंगल ऑफ आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। उसी तरह से अगर वो कनकेव कन्वेक्स मिरर है तो ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पोल पर आकर फिर वो पोल से रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पर भी एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। दो लॉ रे समझ में आ गया। थर्ड रे ये है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगा। ये कनकेव में हो जाएगा। कन्वेक्स में भी सेम होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब जाएगा तो अंदर जाता हुआ दिखेगा, कितना अपीयर होगा, इट मींस कन्वेक्स में। रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर और a ray which in directed toward the principal focus of the convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. अगर कोई रे है ना, यही रे passes through the focus, अगर फोकस से पास होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। रे फॉर्मेशन आप लोग को समझ में आ गया, कौन सा रे कहाँ से आएगा तो कहाँ से पास। पहला है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा। दूसरा है अगर पोल से जाएगा तो पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तीसरा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और तीसरा है अगर फोकस में पास होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप लोग को इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया है। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अब एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू।